और जो लास्ट डिजीज़ है जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आपकी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम कॉज करेगी, वो आपकी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है। अब क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट में बेसिकली ये होगा कि आपकी नॉर्मल बोन ही प्रेजेंट नहीं होगी, जिसमें टीथ भी आपके प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके ऑर्थोडोंटिक इश्यूज आ जाएंगे। तो उसमें बेसिकली हमने उसका लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट होता है, बोन ग्राफ्टिंग वगैरह करनी होती है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ उसकी एटियोलॉजी देखनी है, तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होती कैसे है। तो उसके लिए जो उसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट है वो देखनी है यहाँ पे बेसिकली। तो जो आपका डेवलपिंग हेड होता है एम्ब्रियो का, उसके ऊपर 3 प्रोमिनेंसेस आती हैं बेसिकली। जो टॉप पे होती है वो आपकी फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस होती है, फिर आपकी मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होती है और एक मैंडिबुलर प्रोमिनेंस होती है। तो इन 3 प्रोमिनेंसेस की ग्रोथ की वजह से आपका जो पूरा हेड एंड फेस का स्ट्रक्चर है वो बनता है। अब होता ही है कि जहाँ पे आपके फ्यूचर के ऑल्फैक्टरी प्लाइकॉर्ड्स बनने होते हैं, ऑल्फैक्टरी प्लाइकॉर्ड्स बेसिकली जो आपके नोज़ का एरिया बनना होता है बेसिकली, उसके मीडियली और लैटरली फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंसेस बनती हैं, जिनको आप जो मीडियल साइड पे बनेगी उसको मीडियल नेजल प्रोमिनेंस कहते हैं, और जो लैटरल साइड पे बनती है उसको लैटरल नेजल प्रोमिनेंस कहते हैं। इसी तरह आपकी एक मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होती है और एक मैंडिबुलर प्रोमिनेंस होती है। तो जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस होती है उसका जो पार्ट स्ट्रोमोडियम के सबसे करीब पड़ा होता है उसको कहते हैं प्री मैक्सिला या प्री मैक्सिलरी सेगमेंट। और इसी तरह जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होती है उसका जो मोस्ट मीडियल पार्ट होता है, जो ऑल्फैक्टरी प्लाइकॉर्ड्स के पास पड़ा होता है, या आप कह लें जो लैटरल नेजल प्रोमिनेंस के साथ पड़ा होता है, उसको आप मैक्सिलरी प्राइम या मैक्सिलरी डैश कहते हैं। तो उसको ये कहते हैं। तो बेसिकली इन सारे जो प्रोमिनेंसेस हैं इनकी आपस में जो है यूनियन है, उसके साथ साथ आपका जो नॉर्मल सारा स्ट्रक्चर है वो बनना होता है। तो जो आपका मीडियल नेजल लैटरल नेजल प्रोमिनेंस है और मैक्सिलरी प्राइम है, वो आपका मिलता है प्री मैक्सिलरी सेगमेंट से। तो इससे आपकी जो नॉर्मल लिप है और प्राइमरी पैलेट है वो बनती है। और जो प्री मैक्सिलरी सेगमेंट होता है सारा, वो जो अपर लिप का फिल्ट्रम वाला पार्ट होता है उसको बनाता है। तो अगर ये डायग्राम देख लें तो इससे सिंपल पता चल रहा है, जो उसने ब्लू में दिखाया है वो सारा एरिया मीडियल नेजल प्रोमिनेंस से बनना है। इसमें आपका आ जाता है सारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नोज़ है वो आ जाएगा, और जो फिल्ट्रम का पार्ट है वो अपर लिप का, और जो प्राइमरी पैलेट आ जाएगा वो आएगा। और ये जो आपका प्री मैक्सिलरी पार्ट होगा इसमें आपके सेंट्रल इंसाइजर्स आ जाएंगे, और जो लैटरल इंसाइजर्स होंगे उनका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, मीजियल पार्ट होगा, वो आ जाएगा। और उससे लैटरली सारा जो होगा वो एरिया आपका मैक्सिलरी जो प्रोमिनेंस है उससे बनेगा। और इसी तरह जो लैटरल नेजल प्रोमिनेंस है वो आपके आउटर पार्ट जो नोज़ का है वो बनाएगी, और बाकी सारा जो है वो आपका मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से बनेगा। और इसी तरह जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है वही आपकी जो पैलेटाइन शेल्व्स हैं वो भी बनाएगी। पैलेटाइन शेल्व्स जो है बेसिकली शुरू में मिली हुई नहीं होती, यानी इनिशियली सेपरेटेड होती हैं, क्लेफ्ट होती है नेचुरली आपकी पैलेट के ऊपर, और बेसिकली वहाँ पे आपकी टंग जो है वो रेस्ट कर रही होती है उस स्पेस के अंदर। अब होता ही है कि विद टाइम जो आपकी दोनों पैलेटाइन शेल्व्स हैं वो ऊपर की तरफ एलिवेट करती हैं, यानी टंग से ऊपर चली जाती हैं और फिर ऊपर जाके एक दूसरे से फ्यूज़ करके मिल जाती हैं, तो पैलेट बन जाता है आपका। तो ये उसका सिंप्लीफाइड नॉर्मल ग्रोथ का सारा मैकेनिज़्म है। अब इनमें से कोई भी अगर प्रोमिनेंस किसी भी वजह से मीट नहीं करेगी तो जो जो पोर्शन वो बना रही है उसका ऑब्वियसली डिफॉर्मिटी आ जाएगी। जिस तरह आपने जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस का पढ़ा है वो दूसरी साइड की मीडियल नेजल प्रोमिनेंस से नहीं मिलेगी, तो पैलेट प्राइमरी पैलेट या और लिप की क्लेफ्ट आ जाएगी। इसी तरह अगर जो पीछे आपकी जो है पैलेटन शेल्व्स हैं वो नहीं मिलेंगी तो पैलेट की क्लेफ्ट आ जाएगी। और इसकी जो पूरी क्लासिफिकेशन है वो इस तरह है कि यूनिलैटरल हो सकती है, बायलैटरल हो सकती है, बेसिकली क्लेफ्ट लिप हो सकती है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकती है, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। फिर यूनिलैटरल और बायलैटरल है, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट है।
तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का। अब उसके बाद आ जाते हैं जो ये बेसिकली एम्ब्रियोज की थी, अब फीटल एंड पेरीनेटल पीरियड में आपकी जो ग्रोथ की डिस्टर्बेंसेज हैं वो आ जाएंगी। तो उसमें दो चीज़ें बेसिकली हैं, एक पहली इंट्रायूट्राइन मोल्डिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो है, और दूसरी आपकी ड्यूरिंग जो बर्थ है उसमें मैंडिबल को अगर ट्रॉमा हो जाता है किसी वजह से तो वो आएगी। तो पहला आपका इंट्रायूट्राइन मोल्डिंग, उसमें बेसिकली दो चीज़ें बताता है कि ड्यूरिंग ग्रोथ अगर वो कहता है आप जो उसका हैंड है अगर वो उसके फेस के साथ ज़ोर से प्रेस हो जाए तो उसकी वजह से जो फॉर एग्जांपल मैक्सिला के ऊपर प्रेस हुआ है तो मैक्सिलरी यानी मिड फेस की डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर हो जाएगी। अगर मैंडिबल के साथ प्रेस हुआ है तो मैंडिबल की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो नॉर्मल नहीं होगी। यानी अगर ड्यूरिंग जब वो फीटस है तो उसी पार्ट के दौरान अगर उसी के किसी बॉडी पार्ट ने फेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाया हुआ है तो उसकी वजह से नॉर्मल डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो ये एक कॉज है आपकी मैलक्लूजन की, बेसिकली स्केलेटल कॉज आएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11 वीक्स से पहले आप एम्ब्रियो कहते हैं, और जब 11 वीक्स से टाइम आगे चला जाता है तो वो फीटस बन जाता है। और दूसरा आपका इसमें आ जाता है पियर रॉबिन्स सीक्वेंस। अब पियर रॉबिन्स सीक्वेंस में ये होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो हेड है वो ज़्यादा मतलब जो फीटस है वो थोड़ा सा ज़्यादा आप कह लें कि वो बेंड हुआ होता है कि उसका जो हेड होता है वो उसकी चेस्ट के साथ ज़ोर से प्रेस हुआ होता है। अब वो ज़ोर से प्रेस हुआ होता है तो बेसिकली मैंडिबल की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है। अब मैंडिबल की ग्रोथ हैम्पर होती है तो बेसिकली ये होता है कि टंग की स्पेस जो है ना वो नहीं बनती जो नॉर्मली बननी होती है, तो टंग थोड़ी सी ऊपर पड़ी रहती है, यानी एलिवेटेड पड़ी रहती है। अब एलिवेटेड टंग पड़ी रहती है तो जो पैलेटाइन शेल्स हमने पीछे पड़ी हैं वो आपस में मीट नहीं करती, जिसकी वजह से उसके में क्लेफ्ट पैलेट का इशू आ जाता है। तो ये जो सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था इसको आप कहते हैं ये कि पियर रॉबिन्स सीक्वेंस है। इसी के साथ अगर आपकी कार्टिलेज की कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, कार्टिलेज की फॉर्मेशन में डिफेक्ट हो, तो फिर आप उसको कहते हैं कि ये स्टिकलर सिंड्रोम है। तो ये दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्टिकलर सिंड्रोम के अंदर सारी सीक्वेंस वही होती हैं जो पियर रॉबिन में होती हैं, उसके साथ सिर्फ उसमें कार्टिलेज के डिफेक्ट होता है। और फिर बर्थ ट्रॉमा टू द मैंडिबल है, वो कहता है कि जब बर्थ हो रही होती है तो यूजुअली फोर्सेप्स यूज़ किए जाते हैं अगर ज़रूरी हो तो फैसिलिटेट करने के लिए बर्थ को, मतलब बेसिकली बर्थ कनाल में से बच्चे को बाहर निकालने के लिए फोर्सेप्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसकी वजह से अगर TMJ जो होता है उस पर फोर्स ज़्यादा लगे, उसका कोई ट्रॉमा हो जाए तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो सकती है, लेकिन ये अनकॉमन है, इतना कॉमन नहीं है। और फिर आ जाते हैं आपके चाइल्डहुड की डिफॉर्मिटीज़। अब उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो आपके फ्रैक्चर्स हैं। बच्चे खेलते हैं, चोट लग जाती है और ये सारा कुछ होता है। तो फॉर एग्जांपल चिन पे चोट लगी है या डायरेक्टली मैंडिबल पे चोट लगी है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है होता ही है कि ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। फ्रैक्चर ना भी हो तो वहाँ पे अगर ज़्यादा इंजरी हुई है तो स्कार टिश्यू बन जाता है। स्कार टिश्यू बन जाता है तो हमने पीछे ग्रोथ में पढ़ा था कि बेसिकली जो आपका सॉफ्ट टिश्यू होता है उसने आपके सारी बोन को आगे पुश करना होता है, जिसके बाद सूचर्स पे बोन बनती है। बेसिकली ये सीन होता है जो फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी ने पढ़ाया था। तो वो ये कहता है जब स्कार टिश्यू बन जाता है तो जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो बोन को अच्छा मतलब वहाँ से पुल नहीं कर सकता तो उसकी वजह से जिस साइड का फ्रैक्चर है या ट्रॉमा हुआ है उस साइड पे आपकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं रहती और उस साइड से वो ऑब्वियसली कम ग्रो करेगा, दूसरी साइड से ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, तो ये एसिमेट्रिक हो जाता है। और इसी में वो कहता है कि अगर बच्चों में ट्रॉमा हो जाता है, यानी फॉर एग्जांपल एक कंडाइल फ्रैक्चर हो गया किसी बच्चे का ट्रॉमा की वजह से, तो उसमें आप ओपन रिडक्शन नहीं करते क्योंकि उसमें भी सर्जिकल प्रोसेस के दौरान स्कारिंग हो जाती है और उसकी वजह से भी उसकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाएगी बाद में। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है उसको मोबिलाइज रखते हैं जॉ को, उसको थोड़ी सी प्रिकॉशंस देते हैं और वो बाकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मली हो जाती है। फिर वो मसल डिस्फंक्शन बताता है। मसल डिस्फंक्शन में वो ये बताता है या तो कोई नर्व डैमेज हो जाए, जो मसल को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से मसल की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो ना हो रही हो, तो वहाँ पे उस एरिया को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वहाँ की ग्रोथ नहीं हो पाएगी।
और दूसरी एक्सेसिव मसल कंट्रैक्शन की वजह से भी वहाँ पे जो है, जो बेसिकली वो बताता है कि जिस तरह स्कार टिश्यू बन जाता है, तो एक्सेसिव मसल कंट्रैक्शन की वजह से बेसिकली वही इफेक्ट आता है। जिसकी एग्जांपल वो टॉर्टिकोलिस की देता है कि अगर एक साइड का स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है तो उससे पूरा हेड एक तरफ टिल्ट हो जाता है, और अगर वो ठीक ना किया जाए तो उस साइड की जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली हैम्पर हो सकती है। फिर हमारी डेंटल डेवलपमेंट की डिस्टर्बेंसेज हैं, जिसमें सबसे पहले कंजेनिटली मिसिंग टीथ आ जाते हैं। तो उसमें 3 तरह के बेसिकली टर्म्स यूज़ होती हैं। एक एनोडोंशिया है। एनोडोंशिया का मतलब है कि कोई भी दांत बना ही नहीं है, यानी बचपन से ही ना प्राइमरी कोई दांत था ना परमानेंट कोई दांत होगा। फिर ओलिगोडोंशिया। ओलिगोडोंशिया का मतलब है कि मैनी टीथ आर मिसिंग, लेकिन कुछ दांत प्रेजेंट है। और हाइपोडोंशिया का मतलब है कि कुछ दांत मिसिंग है, मोस्टली प्रेजेंट है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो सिंड्रोम आ जाता है वो एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया का। एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया में यूजुअली जो है कंजेनिटली मिसिंग टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी टीथ मिसिंग होते हैं। और उसके साथ जो उसके सिम्टम्स आते हैं वो ये होते हैं कि उसके हेयर जो होते हैं, बाल होते हैं, वो थिन होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते उसके। तो आप उसकी हिस्ट्री लें तो वो बताएगा कि पसीना नहीं आता है मुझे। तो इसको आप एक्टोडर्म से याद कर सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स एक्टोडर्म में होते हैं, हेयर्स जो है वो एक्टोडर्म का एक पार्ट है। तो एक्टोडर्म में जो प्रॉब्लम है उसमें बेसिकली आपका कोई दांत नहीं बनेगा, यानी मिसिंग टीथ होते हैं उसमें कंजेनिटली। तो एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया में ये आपके कॉमन फीचर है। फिर वो एक इंटरेस्टिंग बात बताता है कि अगर आपका कोई मिसिंग टीथ है तो वो यूजुअली जो डिस्टल टीथ पड़ा होता है वो होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्री मोलर मिसिंग है तो सेकंड प्री मोलर मिसिंग होगा, अगर मोलर मिसिंग है तो थर्ड मोलर मिसिंग होगा, और अगर इंसाइजर मिसिंग है तो वो यूजुअली लैटरल होगा। यानी जो टूथ जिस कैटेगरी में डिस्टल है सबसे, वो वाला सबसे ज़्यादा चांस है कि वो मिसिंग होगा। अब फिर मेलफॉर्म्ड और सुपरन्यूमररी टीथ हैं। तो मेलफॉर्म टीथ भी आपके किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, जो यूजुअली आपके लैटरल इंसाइजर सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसमें पेग लैटरल आ जाता है आपका। और एट्स की यूजुअली जो शेप होती है वो नॉर्मल नहीं होती। और दूसरे आपके सुपरन्यूमररी टीथ हैं, उसमें आपका पैरामोलर भी आ जाता है जो फोर्थ मोलर प्रेजेंट होता है, और एक मीजियोडेंस आ जाता है जो दो सेंट्रल इंसाइजर्स के दरमियान में एक एक्स्ट्रा टूथ पड़ा होता है। तो यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट सिंड्रोम आ जाता है जो आपका है क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया। इसमें बेसिकली आपके मल्टीपल सुपरन्यूमररी टीथ प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा जो पीछे आपने पढ़ा एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, उसमें आपके कंजेनिटली मिसिंग टीथ होते हैं। तो जो आपका क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया, इसके बाकी सिम्टम्स ये हैं कि आपकी क्लेविकल्स मिसिंग होती हैं। आप अपने शोल्डर्स जो हैं, पेशेंट जो है वो राइट और लेफ्ट शोल्डर आपस में मिला सकता है। तो इसको आपने बेसिकली क्लीडो जो है वो क्लेविकल को शो कर रही है, तो क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया जो है वो इस तरह याद रखा जा सकता है। और लास्टली आपकी ट्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट है कि अगर किसी भी वजह से आपके दांतों को ट्रॉमा हुआ है तो उनमें ऑब्वियसली जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं होगी। उसमें मुझे बताता है कि अगर आपके प्राइमरी टीथ को ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से परमानेंट के टूथबेड को डेवलपमेंट के दौरान इंजरी हुई है, तो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे था। अगर तो वो क्राउन फॉर्मेशन की स्टेज पे था तो आपके क्राउन में कोई हाइपोप्लेजिया के सिम्टम आएंगे। लेकिन अगर उसका क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, उसकी रूट फॉर्मेशन हो रही थी और उसमें इंजरी ट्रॉमा हुआ है और उसको डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी, तो यूजुअली डाइलैसरेशन की कॉम्प्लिकेशन देखने को आती है। और वो दांत जिसमें ज़्यादा डाइलैसरेशन हो गई हो वो यूजुअली अपने नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आता, यानी उसकी जो फिर यूजुअली उसके लिए एक्सट्रैक्शन ही करवानी पड़ जाती है। तो ये बेसिकली आपकी सारी एटियोलॉजी थी। बाकी जो हैबिट्स हैं वो फिर बाद में होंगी।